तो कांतारा के चैप्टर 1 ने लिटरली बॉक्स ऑफिस पे कार्नर मचा दिया है। 125 करोड़ के बजट में फिल्म ऑलरेडी 500 करोड़ का धंधा कर चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे रीजन बताने वाला हूं जिस वजह से ये फिल्म ऑडियंस को इतनी ज्यादा पसंद आ रही है और इसका वर्ल्ड ऑफ माउथ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही है। रीजन नंबर 1, सेलिब्रेटिंग इंडियन कल्चर। देखो, एक बात जो कई बार कही जाती है कि एक साल में तकरीबन 200 फिल्में हमारे इंडिया में रिलीज होती है, लेकिन उनमें से बहुत कम ही फिल्में हैं जो कि हमारे इंडियन कल्चर को एक्चुअली में सेलिब्रेट करती हैं। स्पेशली अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो मैक्सिमम फिल्में तो हमारे यहाँ रीमेक बनने लग गई है और उसमें अगर कुछ फिल्में ओरिजिनल बनती भी हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमको हॉलीवुड फिल्म का रेफरेंस दिख जाएगा। लेकिन वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप कांतारा के प्रीवियस पार्ट और इस पार्ट को देखते हो तो इसमें दैव कल्चर को सेलिब्रेट करते हुए दिखाया गया है, जो कि हम सब जानते हैं साउथ इंडियन रीजन में होता है और नॉर्थ इंडिया को तो इसकी बहुत ज्यादा खबर भी नहीं थी। इनफैक्ट भूता कोला फेस्टिवल क्या होता है, इसके अलावा पंजुली देव और गुलिका देवा कौन है, इसके बारे में नॉर्थ इंडिया की ऑडियंस बहुत ज्यादा नहीं जानती थी। लेकिन उसके बावजूद भी इन सारी चीजों का प्लस रिचुअल्स का और इंडियन कल्चर का जो फिल्म में डिपिक्शन है वो इतना ज्यादा ऑथेंटिक आपको लगता है कि जब जब आप कांतारा चैप्टर 1 को देखते जाओगे तब तब आपको इस फिल्म से प्यार हो जाएगा। आई मीन, बिना किसी भगवान का कैमियो कराए भी हमें पूरी फिल्म में एक स्पिरिचुअल वाइब मिलना, ये तो वाकई एक मास्टर स्टोरी टेलिंग हो सकती है और इसके लिए ऋषभ शेट्टी को जितना भी क्रेडिट दिया जाए उतना कम है। जिसके बाद अगर मैं सेकंड रीजन की बात करूं तो वही रीजन है जिस वजह से पिछली कांतारा भी हिट हुई थी, ये भी हिट है और अगर आने वाले टाइम में इस फ्रेंचाइज के और भी पार्ट आते हैं तो वो भी ब्लॉकबस्टर ही होंगे और उसका एक ही रीजन है ऋषभ शेट्टी। लिटरली सेइंग ये बात तो बिल्कुल अनडिनाइबल हो चुकी है कि ऋषभ शेट्टी ही ऐसा इकलौता नाम है जिन्होंने इस सिंपल सी फिल्म को एक डिवाइन एक्सपीरियंस बना दिया है। और उसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों फिल्मों में ऋषभ शेट्टी ने सिर्फ एक्टिंग का जिम्मा नहीं संभाला है, फिल्म के राइटर और डायरेक्टर भी वही हैं। दैट्स एग्जैक्टली द रीजन कि कांतारा चैप्टर 1 देखने के बाद बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ऋषभ शेट्टी ही इकलौता नाम है जो कि इस पूरी फिल्म को अपने शोल्डर्स पे कैरी करते हैं, क्योंकि जैसी उनकी परफॉर्मेंस है प्लस जैसे जैसे उन्होंने फिल्म में एक्सप्रेशन दिए हैं, जब जब उनके अंदर दैव आ जाता है, वो सीन्स इन दोनों ही फिल्मों में सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब ऋषभ शेट्टी उन सीन को परफॉर्म करते हैं तो एक्चुअली लगता है उनके अंदर कोई आ गया है या फिर उनके पीछे कोई डिवाइन फोर्स है। और पता है मैं इस बात को स्पेसिफिकली हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो भी हमारे इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार्स हैं जैसे कि अक्षय कुमार, वो नॉर्मली जाने जाते हैं 30 से 40 दिन में कोई भी फिल्म निपटा देने के लिए और इसी वजह से वो किसी भी कैरेक्टर की स्किन में नहीं घुस पाते हैं और उनके सारे कैरेक्टर्स हमको एक जैसे या फिर देखे दिखाए लगते हैं। और वहीं दूसरे साइड ऋषभ शेट्टी जैसे एक्टर्स भी हैं जिन्होंने 30 दिन नहीं बल्कि 3 साल दिए कांतारा चैप्टर 1 को, और शायद यही रीजन है कि सिर्फ यंग नहीं बल्कि जितने भी इंडिया के वेटरन एक्टर्स भी हैं वो ऋषभ शेट्टी और उनकी फिल्म की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। जिसके बाद तीसरा और एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिस वजह से इस फिल्म की ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रेज हो चुका है और आने वाले टाइम में और भी होने वाला है, और वो है इसके ब्रेड टेकिंग विजुअल्स। देखो, आज के टाइम पे हम सभी जानते हैं कि इंडियन सिनेमा में मैक्सिमम जितनी भी फिल्में बनती हैं उसको पैन इंडिया कहा जाता है और जब भी कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की होती है तो उसका स्केल और वीएफएक्स तो डेफिनेटली हैवी होता ही है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि एक बड़ी फिल्म का जो मेन बजट होता है वो कहीं ना कहीं एक्टर्स की फीस में चला जाता है और इस वजह से जो फिल्म के वीएफएक्स या फिर सीजीआई हैं वो बहुत ज्यादा पुअर क्वालिटी के होते हैं। लेकिन वहीं जब आप कांतारा चैप्टर 1 को देखते हो तो जितने भी जंगल या फिर फॉरेस्ट के सीन्स हैं वो सारे के सारे रियल लोकेशन पे शूट हुए हैं और जहां पे भी रियल लोकेशन पे शूट करना पॉसिबल नहीं था उनके लिए प्रॉपर सेट्स बनाए गए हैं जिन पे कई दिनों तक काम हुआ है। यही रीजन है कि जब आप कांतारा चैप्टर 1 को देखते हो तो आपको हर चीज बहुत ऑथेंटिक लगती है। जो ट्रीज है, जो फॉग है, जो ग्रीनरी है, वो सारी की सारी चीजें देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि जितना ज्यादा आप इस फिल्म को देखते जाते हो आपको इसके वर्ल्ड से उतना ही ज्यादा प्यार होता जाएगा। और उसके ऊपर भी जो भी वीएफएक्स या फिर सीजीआई के शॉट्स हैं वो इतनी अच्छी तरीके से पॉलिश किए गए हैं कि ये बात पे कोई भी यकीन नहीं कर पाता है कि ये फिल्म 125 करोड़ के बजट में बनी थी। आई स्ट्रांगली फील कि आने वाले टाइम में कांतारा चैप्टर 1 एक बिगेस्ट एग्जांपल बन सकती है कि किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज में हम अच्छे वीएफएक्स और सीजीआई कर सकते हैं, बशर्ते एक फिल्म में जितना भी पैसा लग रहा हो हम उन सारी चीजों को अच्छे से यूटिलाइज करें और मैक्सिमम बजट जो है वो एक्टर्स की फीस पे नहीं वेस्ट करें। जिसके बाद आता है फोर्थ एंड द बिगेस्ट रीजन जिस वजह से लोग इस फिल्म को 2 या फिर 3 बार देख रहे हैं, और वो है इस फिल्म का एपिक ग्रैंड फिनाले। देखो, जब आप कांतारा चैप्टर 1 को देखते हो तो आपको फर्स्ट हाफ अच्छा तो लगता है बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ा बहुत स्लो फील होगा। बट वहीं जो इस फिल्म का सेकंड हाफ है और उससे भी ज्यादा जो इस फिल्म का ग्रैंड फिनाले है वो मुझे जेन्युइनली लगता है कि कांतारा चैप्टर 1 की सबसे बड़ी बैकबोन है। स्पेसिफिकली बात करूं तो 2 पर्टिकुलर सीन्स मुझे लगता है सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं। सबसे पहला वो जहां पर ऋषभ शेट्टी के अंदर गुलिका देव आते हैं और उसके बाद उनका कैरेक्टर गुलशन देवैया को मारता है। वहां पे मुझे लगता है कि एज एन एक्टर ऋषभ शेट्टी ने अपना 100 नहीं बल्कि 200% दे दिया है, क्योंकि जिस तरीके से उनके आई मूवमेंट्स होते हैं और जिस तरीके से उनके जेस्चर्स होते हैं कुछ देर के लिए तो सच में ऑडियंस भूल जाती है कि वो कोई फिल्म देख रही है और ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी सही में किसी से पोजेस्ड है। जिसके बाद फाइनली आता है फिल्म का फाइनल मोमेंट जहां पे गुलिका देवा की बहन चामुंडी आती हैं और उसके बाद एक फीमेल कैरेक्टर को धूल चटाती हैं। मुझे सबसे अच्छी बात इस सीन की ये लगी थी कि ऋषभ शेट्टी ने एक्चुअली अपने बॉडी मूवमेंट्स पे वर्क किया था, यानी जब एक फीमेल की एनर्जी उनके अंदर आ जाती है तो कैसे उनकी चाल ढाल, उनका ब्रीदिंग पैटर्न, उनके जेस्चर्स, उनके हाव भाव, सारी की सारी चीजें एक फीमेल की तरह चेंज हो जाती हैं। ये अटेंशन टू डिटेल मुझे लगता है फिल्म में बहुत ही सॉलिड थी और इस पर्टिकुलर चीज के लिए फिल्म मेकर्स की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है।
आई जेन्युइनली फील कि इन पर्टिकुलर सीन्स की वजह से आपको ये फिल्म एटलीस्ट एक बार थिएटर में जरूर देखनी चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो आईमैक्स में देखना, क्योंकि अगर 2 महीने बाद आप इस फिल्म को ओटीटी पे देखेंगे तो आप बहुत बहुत ज्यादा रिग्रेट करेंगे।